अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज क्या करना है? Assalamu alaikum. Okay, ji, we have completed the first three chapters, and now we are moving. We are going to start our next topic, chapter 4, which is work, energy, and power. सर जो न्यूटन वाली वर्कशीट है उसमें मेरे 2-3 क्वेश्चंस थे, तो हम क्लास के एंड में वो आप करा सकते हैं मुझे? वो जो वर्कशीट है उसमें कोई क्वेश्चंस रहते हैं अभी? जी बस वो एक एक दो पार्ट में मुश्किल आ रही थी मुझे। अच्छा, चले फिर पहले वही डिस्कस कर लेते हैं। सही है, थैंक यू। सर इसका क्वेश्चन 2 जो था। ओके जी, क्वेश्चन 2 देखते हैं। यस, क्वेश्चन 2 थोड़ा सा डिफरेंट था। A small smooth pulley is fixed at the highest point of a cross section ABC of a triangular prism. Angle ABC is 90 degree. Angle BC is 30 degree. The prism is fixed with the face containing BC in contact with the horizontal surface. Particles P and Q are attached to opposite ends of a light inextensible string which passes over a pulley. The particles are in equilibrium. The particles are in equilibrium. With P hanging vertically below the pulley and Q is in contact with AC. The resultant force exerted on the pulley by the string is 3 under root 3. See the diagram. Show that the tension in the string is 3 Newton. जी बताइए, किसी ने किया ये क्वेश्चन 2 कैसे करना है?
ओके जी, चले देखिए इस क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन गिवन है, जरा वो इंफॉर्मेशन पहले देखिए। इट सेज the resultant force exerted on the pulley by the string is 3 under root 3. रिजल्टेंट फोर्स आपको बता रहा है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है पुली के ऊपर, जो रिजल्टेंट फोर्स है स्ट्रिंग की वजह से, वो 3 अंडर रूट 3 है। ओके, अगर रिजल्टेंट आपको पता है कि पुली पे 3 अंडर रूट 3 है, हमें ये प्रूव करना है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 3 न्यूटन। आप मुझे ये बताइए, रिजल्टेंट का आपने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो क्या पढ़ा है? आप नॉर्मली रिजल्टेंट ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में रिजल्टेंट इज गिवन कि पुली के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो है 3 अंडर रूट 3। सो अगर आपको एफ एक्स और एफ वाई पता हो तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब ऐसा करते हैं, हम सब फोर्सेस पुली पे लेबल करते हैं। पुली पे हमने फोर्सेस वो लेबल करनी है ड्यू टू स्ट्रिंग। सो एक पुली पे ये फोर्स एक्ट कर रही है, टेंशन फोर्स, और दूसरी पुली पे ये फोर्स एक्ट कर रही है, टेंशन फोर्स। These two forces are the only two forces which are acting at the pulley due to string. अब बताइए कि इन दोनों को हमने किसको रिजॉल्व करना है? एक जो फोर्स है उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, मीन दिस शुड बी रिजॉल्व्ड हॉरिजॉन्टली एंड देन वर्टिकली। अगर आपके पास ये एंगल 30 है तो इट मीन दिस इज आल्सो 30। सो अगर ये 30 है तो अब आप इसको रिजॉल्व करेंगे और दिस इज टी sin 30 and this is the cos 30। ओके जी, t sin 30 t cos 30। अब मुझे यहाँ पे लेबल करना है व्हाट इज एफ एक्स। एफ एक्स आपने पढ़ा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होती हैं, हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल तो एक ही फोर्स है विच इज t cos 30, t cos 30 स्क्वायर। एंड व्हाट इज एफ वाई? देयर आर टू वर्टिकल फोर्सेस, एक है t एंड द अदर इज t sin 30। जी, यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले वो पूछ लीजिए, क्योंकि एक्चुअल ये है इश्यू, आगे तो कैलकुलेशन है वो हो जाएगी। मैंने क्या किया, आई नो के रिजल्टेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अब रिजल्टेंट पुली के ऊपर स्ट्रिंग की वजह से जो रिजल्टेंट था वो गिवन था 3 अंडर रूट 3। तो हमने क्या किया, पुली पे टेंशन स्ट्रिंग की वजह से जो फोर्सेस थी वो लेबल की। देयर वर टू फोर्सेस, बोथ वर टेंशंस ड्यू टू स्ट्रिंग। जो किसी एंगल पे एक्ट कर रही थी उसको हमने रिजॉल्व कर लिया एंड वी गॉट एफ एक्स हॉरिजॉन्टल टी कॉस 30 एंड वर्टिकली देयर वर टू फोर्सेस, एक थी टी एंड द अदर वाज टी साइन 30। अब आप इसकी कैलकुलेशन कीजिए, यू विल गेट द आंसर। ऐसा करें, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें ताकि वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। जी, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3 अंडर रूट 3? टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। व्हाट इज द 27। स्क्वायर ऑफ 3 अंडर रूट 3? 3 स्क्वायर इज 9 and under root square is 9 times 3 is 27। और कैलकुलेटर में चेक कीजिए, cos 30 क्या होता है? cos 30 होता है अंडर रूट 3/2 एग्जैक्ट। एंड व्हाट इज sin 2.5? So we have 27 is equal to, सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, और आप सबके पास वो
फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है, मैं अब किस उसके ऊपर दोबारा नहीं मैं नोट कर रहा, आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर, जस्ट उसी कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। अब आई थिंक हमारे पास एंड पे आया था 27 इज इक्वल टू, चले मैं दोबारा लिखता हूँ, 3 √3 इज इक्वल टू, इट वॉज t cos 30 स्क्वायर प्लस t sin 30 जी, कुछ ऐसा था। अब इसकी मैं कैलकुलेशन यहाँ कर देता हूँ सिर्फ। टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, 300√3 का स्क्वायर इज 27, cos 30 होता है √3/2, sin 30 होता है 0.5, √3 स्क्वायर इज 3, 2 स्क्वायर इज 4, सो 3/4 होता है 0.75, एंड दिस इज, ये क्या है, t प्लस 0.5t, दिस इज 1.5t, 1t plus 0.5t is 1.5t, and 1.5t square is 2.25t square. 2.25t square plus 0.75t square is 3t square. So t square is 9 and t is 3. Okay, जी क्लियर है ये? Yes, sir. ओके, इसके पार्ट 1 में प्रॉब्लम है या पार्ट 2 भी कर दूं? सर आगे बस लिमिटिंग इक्विलिब्रियम और मैथ ढूंढना, आई थिंक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 14 था, क्वेश्चन 14, उसकी वो डिसलेरेशन ढूंढनी है, वो पता नहीं आई नहीं रही मुझसे। ओके जी, क्वेश्चन 14, चलिए जी क्वेश्चन 14 हम कंप्लीट कर लेते हैं। Question 14 is, a particle P of mass 0.2 kg is released from rest at a point 7.2 meter above the surface of the liquid in a container. P falls through the air and into the liquid. There is no air resistance and there is no instantaneous change of speed as P enters the liquid. When P is at a distance of 0.8 meter below the surface of the liquid, P's speed is 6 meter per second. The only force on P due to liquid is a constant resistance to motion of magnitude R Newton. Find the deceleration of P while it is falling through the liquid and hence find the value of R. तो ये जो सिनेरियो है उसको मैं यहाँ जरा पहले बना लेता हूँ। सपोज कि ये एक कंटेनर है, water level, this is the water level. A particle P, जो particle P है, this is a particle P of mass 0.2 kg. At a point of 7.2 meter, this distance is 7.2 meters above the surface of the liquid. P falls through the air and into the liquid. Okay, it falls through the air into the liquid. Mean इधर से आया यहाँ पे, and then into the liquid like this.
when P is at a distance of 0.8 meter below the surface of the liquid, जब ये 0.8 मीटर, this is 0.8 मीटर below, 0.8 मीटर below था, उस वक्त इसकी स्पीड थी 6 मीटर पर सेकेंड. So here the speed was 6 meter per second. The only force on the P due to the liquid is a constant resistance to motion of magnitude R Newton. So जब ये पार्टिकल लिक्विड के अंदर था, लिक्विड के अंदर जब था, तो उसके ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही थी लिक्विड के जब अंदर था? एक फोर्स जब वो लिक्विड के अंदर था उसको हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं. When it was inside the liquid, so inside liquid जब था, ये है सपोज पार्टिकल, उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है वेट विच इज 2 न्यूटन, और उसने कहा है कि द ओनली फोर्स ऑन पी ड्यू टू द लिक्विड इज अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफ आर. सो एक रेजिस्टिव फोर्स है और वो ये है व्हेन इट इज इनसाइड द लिक्विड. लेकिन जब वो बाहर था लिक्विड के, उस वक्त सिर्फ एक ही फोर्स, एंड दैट फोर्स इज वेट फोर्स 2 न्यूटन. दैट्स इट. वी नो दिस इंफॉर्मेशन. आपको एक्सेलरेशन मीन डिसेलरेशन फाइंड करना है व्हेन इट इज फॉलिंग थ्रू द लिक्विड. देखिए, अगर आपको इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है डिसेलरेशन थ्रू द लिक्विड, तो आपको थ्रू द लिक्विड यू शुड हैव 3 इंफॉर्मेशन. क्या डू वी हैव 3 इंफॉर्मेशन इन दिस पैच? क्या हमारे पास लिक्विड के अंदर जब था तो हमें इंफॉर्मेशन 3 पता है? हमें फाइनल स्पीड पता है 6, हमें डिस्टेंस पता है, दैट्स इट. वी नो 2 इंफॉर्मेशंस, वी डोंट नो थर्ड इंफॉर्मेशन. ये थर्ड इंफॉर्मेशन पहले होनी चाहिए, फिर हम न्यूटन लॉ अप्लाई करके एक्सेलरेशन फाइंड करें. तो अब आप क्या कीजिए, अगर आपको ये जो पॉइंट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक ऐसा कॉमन पॉइंट है. अच्छा ये बताइए, जो 2 पैचेस हैं, when it was outside the liquid and when it was inside the liquid, क्या दोनों में एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन सेम थी या डिफरेंट थी? डिफरेंट थी. जब एयर में था तो उस वक्त तो सिंपली वो डिसेलरेट करता था ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी एक्सेलरेट करता था ड्यू टू ग्रेविटी. तो उस वक्त इसकी जो एक्सेलरेशन थी दैट वाज माइनस नहीं +10. इनिशियल स्पीड रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल स्पीड क्या थी? 0. एंड डिस्टेंस वी नो 7.2. सो जरमीना आप देखिए कि आपके पास आउटसाइड द लिक्विड उसकी 3 इंफॉर्मेशन हैं, इनिशियल स्पीड, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस. आप इसकी फाइनल स्पीड फाइंड कर लेंगे, और ये जो फाइनल स्पीड होगी वो इनसाइड द लिक्विड के लिए इनिशियल स्पीड बन जाएगी. सो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कीजिए और व्हेन ठीक इट है, वाज सही है. आउटसाइड द लिक्विड. ओके, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं. इसका सेकंड पार्ट भी कुछ है. 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. Acceleration was 10, distance was 7.2, फाइनल स्पीड हमने फाइंड करनी है, इनिशियल है 0. वन 1.4, 12, exact 12. So this speed is 12 meter per second. So अब आप क्या कीजिए, आप दोबारा अप्लाई करें. अब विद इन द लिक्विड आपको फाइंड करनी है डिसेलरेशन. सो 2as is equal to v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है, डिस्टेंस 0.8 है, फाइनल स्पीड उसकी 6 है, और इनिशियल स्पीड उसकी 12 है. सो बताइए यहां से कैलकुलेशन करके व्हाट इज द एक्सेलरेशन? आंसर नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि डिसेलरेशन. सर, -67.5.
बहुत ज्यादा डिसेलरेशन है इसकी, और आपने कैलकुलेशन ठीक किया तो आंसर बिल्कुल ठीक होगा। So yes, this is correct. जी So सर, पीछे से deceleration is 67.5 meter per second square. अच्छा, इसी पार्ट में वो फर्दर कहता है hence find r। अब ये r कैसे फाइंड करें? By using inside the liquid, what was the net force? बताइए, जब वो लिक्विड के अंदर था, व्हाट वाज द नेट फोर्स? फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स। फॉरवर्ड फोर्स इज वेट 2, बैकवर्ड फोर्स इज रेजिस्टेंस R, इज इक्वल टू मास इज 0.2 एंड एक्सेलरेशन अभी आपने फाइंड की है -67.5। सो 2 में ऐड कर दें 0.2 टाइम्स 67.5, व्हाट इज R? दोबारा बताइए। 15.5। सो वाटर की वजह से जो एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस थी ऑब्जेक्ट की मोशन में, इट इज 15.5 न्यूटन। जी, पार्ट 1 क्लियर है सबको? जी सर। ओके, लेट्स सी व्हाट इज सेकंड पार्ट। Second part of the question, it says the depth of the liquid in the container is 3.6 meters. The depth of the container है 3.6 meter. P is taken from the container and attached to one end of a light inextensible string. हमने उस पार्टिकल P को कंटेनर में से निकाल दिया और एक स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दिया। P is placed at the bottom of the container and then pulled vertically upward with constant acceleration. The resistance to motion of R Newton continues to act. मीन जो ऊपर आपने R फाइंड किया वो भी कांस्टेंट R है as it is 15.5. The particle reached the surface 4 seconds after leaving the bottom of the container. Find the tension in the string. So अब ये जो इंफॉर्मेशन दी है इसको हम जरा लेबल करते हैं अपने पास। ये है कंटेनर, ये है लिक्विड के अंदर वो, ये है स्ट्रिंग। अगर ये स्ट्रिंग है तो इसके ऊपर सब फोर्सेस लेबल करें तो दिस इज द टेंशन। बताइए, इसके ऊपर अब हमने स्ट्रिंग के साथ उस पार्टिकल को अटैच किया है और उसको हम अपवर्ड पुल कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। बताइए, इस पार्टिकल के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस होंगी? एक तो टेंशन अवे फ्रॉम द पार्टिकल, वेट डाउनवर्ड 2 न्यूटन, और कौन सी फोर्स है? रेजिस्टेंस लिक्विड की वजह से। अब रेजिस्टेंस की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड होगी। रेजिस्टेंस तो अब डाउनवर्ड होगी, दिस इज रेजिस्टेंस आर। सो ये 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। डेप्थ ऑफ द लिक्विड है 3.6 मीटर और उसको बॉटम से टॉप तक पहुंचने के लिए 4 सेकेंड्स चाहिए, 4 सेकेंड्स। ओके जी, आप अगर देखें तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में अगर हम अप्लाई करें, क्योंकि हमें टी कैलकुलेट करना है। आप बताइए व्हाट्स द फॉरवर्ड फोर्स? फॉरवर्ड फोर्स इज टेंशन फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज आर एंड 2। आर तो हमें पता है ना 15.5। उसने कहा है आर न्यूटन कंटिन्यूज टू एक्ट, वो आर अभी भी एक्ट कर रहा है और उसने पार्ट 1 में मेंशन किया था कि आर कांस्टेंट है।
अगर आप कहते हैं तो मैं वो दिखाता हूँ, वहां पे उसने जहाँ लिखा हुआ था आर वॉज कांस्टेंट, आर कांस्टेंट था। ओके, आर आ था 15.5, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड इज 2 इज इक्वल टू एम ए, mass is 0.2, so t minus 17.5 is equal to 0.2. So if you want to find t, you should have acceleration. If you want to find t, you should have acceleration. अब acceleration कहाँ से find करें? ये देखें, टू इंफॉर्मेशन हैं और एक और बात, इनिशियल स्पीड क्या है? 0. So यहाँ से आप acceleration find करेंगे by using s is equal to ut plus half at square, s 3.6, इनिशियल स्पीड 0, acceleration find करनी है और टाइम है 4. So from here you will get the acceleration. सर ये आर वाली फोर्स नीचे क्यों जा रही है? R बेसिकली रेजिस्टिव फोर्स है ना, ठीक है, रेजिस्टेंस फोर्स है। और जब पार्टिकल अपवर्ड जा रहा होगा तो रेजिस्टिव फोर्स तो हमेशा अगेंस्ट होती है, वो डाउनवर्ड होगी। सही है, समझ आ गई। और पार्ट 1 में देखें, पार्टिकल डाउनवर्ड मूव कर रहा था तो मैंने रेजिस्टिव फोर्स अपवर्ड की थी उस वक्त, क्योंकि रेजिस्टिव तो हमेशा अगेंस्ट द मोशन होती है। सो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई 0.45, एक्सेलरेशन यहाँ पुट करें, आपके पास टेंशन आ जाएगी। सेवनटीन पॉइंट 59 एग्जैक्ट। और अगर इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना हो तो 17.6। वैसे इसको अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखने साथ मेंशन कर दे कि ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर है, क्योंकि 17.59 भी तो एग्जैक्ट आंसर है, वो नॉन एग्जैक्ट तो नहीं है। तो 17.59 बेस्ट है, और अगर आप लिख रहे हैं 17.6 तो साथ मेंशन कर दें कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला आंसर। ओके जी, क्लियर है ये क्वेश्चन? जी नेक्स्ट बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 4 सेकंड पार्ट। सर आपने ये क्वेश्चन नहीं कराया ना हमें क्लास में? देख लें। 4 जी क्वेश्चन 4। चेक कर ले, मैं देखता हूँ। 4 मेरा ख्याल है नहीं करवाया। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन ये नहीं करवाया। अच्छा, इसका सिर्फ सेकंड पार्ट करो या पार्ट 1 भी? नहीं, पार्ट 1 हो गया था, वो बस हमने शो कराना था टेंशन, वो शो हो गई थी। अच्छा, टेंशन आपकी प्रूव हो चुकी है 3.03। तो अच्छा, इसका इसको जरा जल्दी से क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। द डायग्राम shows a vertical cross section of a triangular prism which is fixed so that two of its faces are inclined at 60 degree to the horizontal. One of these four faces is smooth and one is rough. Masses हैं 0.36, 0.24 respectively are attached to the ends of a light inextensible string which passes over a small smooth pulley fixed at highest point of the cross section. B is held at rest at a point of the cross section on the rough face. ओके, बी जिस सरफेस पे वो रफ है, ये उसने क्वेश्चन में बता दिया है कि ए जिस सरफेस पे वो स्मूथ है और बी जिस पे है वो रफ है, एंड ए हैंग्स फ्रीली इन कांटेक्ट विद द स्मूथ फेस। बी इज रिलीज एंड स्टार्ट टू मूव अपवर्ड। सो बी के बारे में बता दिया कि बी इज मूविंग अपवर्ड, सो इसका मतलब ए इज मूविंग डाउनवर्ड। बी इज रिलीज एंड स्टार्ट टू मूव विद द acceleration भी given है 0.25।
तो पार्ट 1 में बाय कंसीडरिंग द मोशन ऑफ ए शो दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 3.03। सो वो आप कर चुके हैं। पार्ट 2 में कहता है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड द रफ फेस। ओके जी, सब फोर्सेस आपने लेबल की होंगी। मुझे प्लीज ए का वेट बताइएगा क्या था। 3.6 होगा, 3.6 मीटर। वेट 3.6 और बी का वेट 2.4। 2.4। ओके, फिर आपने ए को रिजॉल्व भी किया होगा ऐसे, और बी को भी रिजॉल्व किया होगा। ये 60 है, तो दिस इज 3.6 साइन 60, 3.6 cos 60, ये 60, this is 2.4 sine 60, 2.4 cos 60, normal contact force perpendicular to the plane. This is tension away from B, this is tension away from A. So काफी फोर्सेस लेवल हो चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन रहती है। सो फ्रिक्शन ए पे कोई फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि ए इज ऑन द स्मूथ सरफेस, बी इज ऑन द रफ सरफेस, और हमें ये बताया था कि बी इज मूविंग अप द प्लेन। अगर बी इज मूविंग अप द प्लेन देन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज अगेंस्ट मीन डाउन द प्लेन, ये है फ्रिक्शन। सो आपने पार्ट 1 में ए को कंसिडर किया बिकॉज ए वाज मूविंग डाउन द प्लेन, ए वाज मूविंग डाउन द प्लेन, तो आपके ए के लिए फॉरवर्ड फोर्स थी 3.6 साइन 60, और बैकवर्ड फोर्स की टेंशन इज इक्वल टू एम ए मीन्स 0.36, और एक्सेलरेशन क्वेश्चन में गिवन थी। व्हाट वाज द एक्सेलरेशन, 0.24 या 0.25? 0.25। और यहां से आपने टेंशन प्रूव कर ली 3.03। हाँ, 3.03। सो ये पार्ट 1 आप ऑलरेडी कर चुके हैं। आपने सिंपली नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए अप्लाई किया। नेट फोर्स मीन फॉरवर्ड फोर्स, ये ए पे अप्लाई किया, ए वाज मूविंग डाउनवर्ड्स, और डाउनवर्ड फोर्स इज फॉरवर्ड फोर्स मीन 3.6 साइन 60 माइनस अपवर्ड फोर्स इज टेंशन इज इक्वल टू एम ए, मास इज 0.36, और एक्सेलरेशन क्वेश्चन में गिवन थी 0.25। सो यही काम आप करते हैं हम पी के लिए। अब हमने फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। म्यू फाइंड करने के लिए हमें एफ चाहिए और आर चाहिए, दोनों फाइंड कर लेते हैं। तो एट बी, बी पे बताइए भाई नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। व्हाट इज द फॉरवर्ड फोर्स एट बी? टेंशन फोर्स इज द फॉरवर्ड फोर्स, माइनस फ्रिक्शन इज बैकवर्ड, and minus 2.4 sine 60 is also backward, is equal to ma mean mass is 0.24 and acceleration is 0.25। इसमें टेंशन क्या पुट करेंगे आप? 3.03, वो तो ऑलरेडी आप फाइंड की हुई है आपने। सो टेंशन पुट कर दें 3.03 माइनस एफ 2.4 साइन 60 वगैरह की कैलकुलेशन करें सारी, और अब यहां से ऐसा कीजिए, एफ बताइए क्या आ रहा है?
नॉन एग्जैक्ट अगर आया तो आपने फाइनल आंसर नहीं है, फिर 3 सिग्निफिकेंट में नहीं बताना, ज्यादा बताना, 5 सिग्निफिकेंट फिगर में बताइए। आगे बता, 5 सिग्निफिकेंट। आप म्यू बता रहे हैं फाइनल आंसर? अच्छा, एग्जैक्ट आ रहा है 1.77। ओके, अब आपको आर फाइंड करना है, और इसके ऊपर वर्टिकली जो फोर्सेस हैं वो तो इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि परपेंडिकुलर द प्लेन वो पार्टिकल तो मूव नहीं कर रहा। सो आर इक्वल है 2.4 cos 60 के। सो आर आपके पास कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आएगा 1.2। सॉरी, सो एफ इज इक्वल टू म्यू आर। So mu is equal to f 1.77, r is 1.2. बताइए mu correct to 3 significant figure। उसने correct to 3 significant figure कहा था, correct to 2 significant figure उसने कहा है। He is asking for the answer correct to 2 significant figure। So 0.68। जी, क्लियर है ये सबको? जी सर, थैंक यू। Okay, any other question? म्यू होता है एफ ओवर आर, तो आर तो नीचे ही आएगा, 1.2 नीचे ही आएगा। एक मिनट, म्यू इज इक्वल टू एफ ओवर आर, एफ 1.77, क्या आ रहा है? 1.77 ओवर 1.2 है, 1. तो आप इसको लिखेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक 1.5। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू। ओके जी, क्लियर है ये? तो अब फाइनली ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। We will start tomorrow next topic, which is work, energy and power. See you tomorrow. Thank you so much. Allah Hafiz. ये क्वेश्चन 4 था, इसका आंसर पीछे सेकंड पार्ट 0.75 आ रहा है, 74 आ रहा है। नहीं नहीं, हाँ, क्वेश्चन 4 ही है ना। इसका मतलब आप लोगों ने या तो कोई कैलकुलेशन गलत बताई, एक दफा कैलकुलेशन कल आने से पहले वो दोबारा चेक करके आइएगा, ताकि इसको हम दोबारा डिस्कस कर लें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। कोई कैलकुलेशन पे गड़बड़ है?